फ्लोरोसेंट मेटल क्या होते हैं? फ्लोरोसेंट मेटल वो होते हैं जिनके ऊपर लाइट गिरे तो वो चमकेंगे, और लाइट बंद हो जाए तो भी चमकेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इस घड़ी के अंदर क्या टाइम हुआ है। अभी 3:15 हुए, और देखो वो सेकंड वाली सुई चल रही है। तो ये है रेडियम का कमाल। दिखा? अब तो पूरा डार्क रूम है, और ये है हमारी डाइवर वॉच। अब सीन नंबर 2 देखो, ये जो है इसके ऊपर कई बच्चे इसको रेडियम बोलते हैं। देखो ये रेडियम की प्लेट है भाई, रेडियम हाईवे के ऊपर लगी रहती है। इनके ऊपर जब लाइट गिरती है तो ये रात को चमकती हैं। ठीक है, ये रात को चमकती हैं, और जैसे ही वो लाइट बंद हो जाएगी तो ये भी बंद हो जाती है। लेकिन मैंने अभी आपको जो घड़ी दिखाई है उसके अंदर लाइट गिरने के बाद भी वो देर तक चमकती रहती है। तो ये रेडियम नहीं है, ये रेडियम नहीं है। ये 49 kb पर सेकेंड, अब कितनी होगी 11 kb पर सेकेंड, यानी कि एक एक सेकंड के हिसाब से हमारे डाटा खर्च होते जा रहे हैं। समझ में आई बात? रेडियो एक्टिविटी को समझे उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर चलते हैं। 1895 के अंदर एक साइंटिस्ट था रोंटेजन ने एक्सरे किरणों की खोज करी थी। और 1896 के अंदर एक कोई अनदर साइंटिस्ट है जिसका नाम है हेनरी बैकरेल। ये साइंटिस्ट कुछ चेक कर रहा था फिनोमेना कि एक्सरे जो पैदा होती हैं और जो फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होते हैं? जिनके अंदर से रेडिएशन टाइप की कोई चीज़ निकलती रहती है। वो जब इनके बीच में कोई रिलेशन स्टडी कर रहा था तो एक्सीडेंटली हेनरी बैकरेल ने पाया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर से रेडिएशन निकलते रहते हैं। तो उस प्रक्रिया को उसने एक नाम दे दिया, रेडियो एक्टिविटी। वो कौन कौन से एलिमेंट्स थे? वो थे यूरेनियम, एक्टिनियम, पोलोनियम। इनके अंदर से रेडियम, इनके अंदर से कुछ रेडिएशंस ऑटोमेटिक बाहर निकलते रहते हैं नेचुरली। ऑटोमेटिक का मतलब नेचुरली, अपने आप लगातार निकलते रहते हैं। उनके ऊपर किसी भी कोई भी टेम्परेचर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस प्रक्रिया का क्या नाम दिया उन्होंने? रेडियो एक्टिविटी। और जिन एलिमेंट्स के अंदर से ये बाहर निकलते हैं वो 3 अल्फा बीटा गामा रेज जिनको हम बोलते हैं, उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी तो एक प्रोसेस है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है? जिनमें से वो निकल रहा है। देखो आपको कुछ डेमो करवाने के लिए मैंने ये बनाए हैं। देखो ये जैसे ये है अल्फ़ा रे। जैसे यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये। ठीक है, ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का रोल कौन कौन कर सकता है? यूरेनियम कर सकता है, रेडियम कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे यूरेनियम लिख दिया। अब देखो इस यूरेनियम के अंदर से तीन रेज निकलती रहती हैं। एक का नाम है अल्फा रेज, एक बीटा रेज, एक गामा रेज। ठीक है, इनको पीछे हम रे लिखते हैं, लेकिन अल्फा रेज जिसको नाम देते हैं, ये एक पार्टिकल है, ये एक मैटर है। देखो मैटर में और वेव में फ़र्क रहता है। देखो ये पार्टिकल है, देखो ऐसे ही रहा। ठीक है, अल्फा रे जो नाम है इसका रे, वैसे बदनाम हो रहा है ये कि इसका नाम रे नहीं है। मतलब ये रे नहीं है, ये तो एक पार्टिकल है। देखो ऐसे रे तो ऐसी होती है, देखिए रे जैसे गामा रे। तो गामा रे तो रे है ही। देखो ऐसे रे का मतलब वेव के रूप में, यहाँ पे रे का मतलब वेव समझो ऐसे। देखो तो गामा रे क्या है? गामा रे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, EMW। और अल्फा रे कोई रे नहीं है। क्या है? ये एक पार्टिकल है, एक मैटर है। ये जो
हीलियम एटम की जो न्यूक्लियस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हीलियम एटम की जो न्यूक्लियस है उसी को क्या बोलते हैं हम, अल्फा पार्टिकल। शायद दिखाई दे रहा हो, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये होगी हमारी। उसके बाद देखो ये है बीटा रे, ये भी बदनाम है, बीटा रे नहीं होती है। बीटा रे भी क्या है, एक पार्टिकल है। देखो ये दिखा रखे हैं, बीटा रे भी एक पार्टिकल है। इसका साइज अल्फा पार्टिकल से छोटा होता है, अल्फा पार्टिकल बड़े साइज का होता है, बीटा पार्टिकल छोटे साइज का होता है। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका खाना है भाई, ये इसका खाना है। गामा रे तो बेचारी रे है ही, वो तो साफ दिख रही है आपने, मैंने ऐसे एक वेव के रूप में दिखाई है। गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये कोई पार्टिकल नहीं है। अभी इनमें एक एक चीज़ और समझाऊंगा ये। तो बीटा रे क्या है, बीटा रे है इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस में से निकलते हैं, न्यूक्लियस में से निकलते हैं ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, तब उसके अंदर से निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या बोलते हैं, बीटा रेज। रे नहीं है ये, समझ में आ गई बात, क्या है ये, पार्टिकल। अल्फा रे, अल्फा रे नहीं है, क्या है ये, पार्टिकल। उसके बाद आएगी गामा रे। गामा रे क्या है, गामा रे पार्टिकल नहीं है, गामा रे क्या है, गामा रे एक वेव है। अब देखो यहाँ से हम कुछ चीज़ समझते हैं कि पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, पेनिट्रेटिंग पावर। देखो भाई, पेनिट्रेट का मतलब होता है कि किसी को चीर के उसके अंदर से बाहर निकल जाना। ठीक है, तो पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। जैसे अपना हाथ टूट जाए तो उसको एक्सरे करवाएंगे, तो एक्सरे जो होता है, तो एक्सरे हमारे खून के अंदर और मांस के अंदर से पेनिट्रेट करके चला जाता है और उसकी एक फ़ोटो बना देता है, जो हम उस पर नोट कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है, गामा रेज की। समझ में आ गई पेनिट्रेट की पावर, ये होगी पेनिट्रेट। उसके बाद पेनिट्रेटिंग पावर 2 नंबर पे किसकी होगी, 2 नंबर पे पेनिट्रेटिंग पावर होगी जो इससे ये वाला छोटा वाला है ये, इसकी। फिर उसके बाद किसकी होगी, अल्फा रे होगी। मैं एक टेबल बनाऊंगा, तो मैं खाली मीनिंग समझा रहा हूँ कि पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है। तो समझ गए पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर द एबिलिटी ऑफ द टू पास थ्रू ए बॉडी, किसी बॉडी के अंदर से हम चले जाए। जैसे ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल मशीन, इस बोर्ड के अंदर हमने होल करना है, तो ड्रिल मशीन से इसको हम पेनिट्रेट कर देते हैं। तो पेनिट्रेट आपको समझ में आ गया। उसके बाद सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, अल्फा रे की, क्योंकि ये हैवी है। देखो भाई एक बात बताओ, मान लो मैं एक ड्रिल मशीन लेकर आऊँ, एक तो उसका आगे जो बिट लगाऊँ, वो बिट लगाऊँ इतनी बड़ी, और उससे हम कोई कहीं पे होल करें तो वो नहीं होगा वो तो। और एक बहुत ही पैनी लेके आए आगे से छोटी, तो वो ज़्यादा उसको पेनिट्रेट कर जाएगी। ये बात सारी समझ में आ रही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज़ आती है आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर का मतलब होता है कि किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को भगा देना। समझ में आ गई बात। जैसे देखो सोडियम ये एटम है, और मैं कहूँ Na पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, आयन बन गया। समझ में आ गई बात है, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इसमें कितने थे, 2 8 1, और इसमें कितने हो गए, 2 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया, 2 8। तो अब ये क्या बन गया, आयन बन गया। तो आयन कब बनते हैं, जब एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन या तो आ जाएं या चले जाएं। तो आयनाइजेशन पावर देखेंगे, आयनाइजेशन पावर किसकी ज़्यादा होती है। अब देखो भाई, जो जितना हैवी होगा ना वो उतने ही जल्दी आयन्स में टूट जाएगा। ठीक, तो आयनाइजेशन पावर किसकी ज़्यादा है, इसकी, और इसकी उससे कम, इसकी सबसे कम। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर इसकी सबसे ज़्यादा, आयनाइजेशन पावर क्या होगी, इसकी सबसे कम होगी। आयनाइजेशन मतलब समझ लो कि जैसे कोई अपना तो एक लाडू दे दे और वो लाडू की हम बूंदी बना दें ऐसे में, समझ में आ गई। तो वो बूंदी जो बनी इसमें क्या कहलाएगी, आयंस कहलाएंगी। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। और हमसे कोई एक पत्थर दे दें, तो पत्थर ने आप ऐसे नू करके थोड़ा वो कर दोगे, तो उस पत्थर की क्या है, पत्थर की आयोनाइजेशन पावर कम है। लाडू की आयोनाइजेशन पावर कैसी है, ज़्यादा है, वो जल्दी टुकड़ों में टूट जाता है।
तो किसी भी एटम का टुकड़ों में टूट जाना यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाना, उनको क्या बोलते हैं? आयंस। तो ये भी समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं इनकी एक बार कहो तो टेबल और बना देता हूँ, तो आपके किसी भी एग्जाम में आए तो ये क्लियर कर दो। तो टेबल देख लो भाई, टेबल के अंदर देखो ये क्या है? अल्फा रे, ये क्या है? बीटा रे, ये क्या है? गामा रे, ठीक है। ये किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से निकलती रहती है 24/7, 24x7 निकलती रहती है। अब देखो IP का मतलब आयनाइजेशन पावर, भाई जो बड़ी चीज़ होगी उसी का तो ज़्यादा टुकड़ा होगा। इसकी आयनाइजेशन पावर कितनी है? 10,000, ये जल्दी टूटेगा। ये देखो छोटा साइज का है, इसकी आयनाइजेशन पावर क्या होगी? इसकी आयनाइजेशन पावर यानी कि टुकड़ों में टूटने की क्षमता क्या होगी? 100। वो जो गामा रे है, गामा रे तो पार्टिकल है ही नहीं है, तो एक वेव है, तो गामा रे की कितनी होगी? 1। ये तो होगी आयनाइजेशन पावर। उसके बाद देखो पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? ये सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाएगी, कहीं से भी निकल जाएगी, आर पार निकल जाएगी। जैसे एक्सरे निकल जाती है ना, हमारे खून में से और मांस में से जाती है, और हमारी जो हड्डी होती है उसकी फ़ोटो बना देती है। तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, देखो 10,000 है, इसकी 100 है। तो इसकी आयनाइजेशन पावर, सॉरी पेनिट्रेटिंग पावर इसकी क्या होगी? अल्फा पार्टिकल की क्या होगी? 1। क्योंकि ये जब किसी को पेनिट्रेट करने जाएगा ना, उस समय इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समझ में आ गई? इसलिए इसकी पेनिट्रेटिंग पावर कितनी है? 1। तो ये टेबल भी समझ में आ गई। तो ये 2 बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बताओ आयनाइजेशन पावर और पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ये भी मैंने बता दिया। तो अब धीरे धीरे आपके थोड़ी तस्वीर क्लियर होने लगी कि ये कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके अंदर दुनिया भर के एटम्स हैं। ये जो एटम्स हैं ये क्या होते रहते हैं? डिसइंटीग्रेट, ठीक है। जब एक एटम डिसइंटीग्रेट होता है तो उस एक एटम के अंदर से क्या निकलते हैं? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रे। ये इसको ऐसे बोल लो, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। वो तो मैंने आपको क्लियर समझा दिया है, ये है पार्टिकल, नाम इनका रे रख रखा है। अब देखो आगे भाई, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो एटम्स हैं, एटम्स जो ये समय के साथ डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, इनमें से 3 चीज़ निकलती रहती है। तो अब इसके 4 नियम है भाई, 4 नियम है, 4 लॉज हैं इसके। वो जो कौन कौन से नियम है ना, ये हमारे पेपर में आया हुआ है, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। अब तक मैंने जो बताई वो सारी भूमिका थी कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। 1895 में रूंटगन साइंटिस्ट ने एक्सरे की खोज करी थी। तो 1896 में एक दूसरा साइंटिस्ट हेनरी बैकरेल एक्सरे का, और जो फ्लोरोसेंट मेटेरियल जो होते हैं ना, फ्लोरोसेंट मेटेरियल क्या होते हैं? जिनके ऊपर लाइट गिरने के बाद लाइट बंद हो जाए, जब भी वो चमकते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट मटेरियल्स, ठीक है। फ्लोरोसेंट मटेरियल, उनके बीच में कोई कनेक्शन चेक कर रहा था, वो कोई रिलेशन चेक कर रहा था। एक्सीडेंटली उसको पता चला कि ये जो यूरेनियम, एक्टिनियम, पोलोनियम, रेडियम है, इनके अंदर से कुछ रेज निकल रही हैं, और उस हिसाब से उसने 4 नियम दे दिए। वो नियम अभी हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये एक इक्वेशन निकालेंगे जो बहुत ही छोटी है। तो अब वही थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको, देखो आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम हमारा जो हरियाणा बोर्ड का पर्सन है उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। अब देखो ये है कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर कौन कौन हो सकते हैं? यूरेनियम, रेडियम, एक्टिनियम, पोलोनियम, थोरियम, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होती है। और एक और मोटी सी बात बताता हूँ आपको, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा ना, उसका मास नंबर 200 से ऊपर मिलेगा। जैसे बाण में U238, थोरियम का 90, थोरियम 234, समझ में आ गई? जिनका मास नंबर 200 से बड़ा हो, मास नंबर 200 से बड़ा, उनको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्लियर? अब देखो, ये मान के चलो कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, उसके अंदर दुनिया भर के एटम होंगे, और जो एटम है ये एटम डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। डिसइंटीग्रेट का मतलब नष्ट होना। ये 3-4 अक्षर देख लो, डीके, डिसइंटीग्रेशन, GRATION, डिसइंटीग्रेशन। डीके का मतलब नष्ट होना, डिसइंटीग्रेशन का मतलब भी नष्ट होना।
ख़त्म होना, ये ख़त्म होते रहते हैं। ठीक है, वो अभी नियम में सारी बात बताऊंगा। ऐसे मान के चलो ये जो मैंने डॉट्स दिखाई है लाल लाल, ये सारे एटम हैं और एक एक एटम के अंदर से ये 3 चीज़ निकलती रहती है। देखो तीन चीज़ समझ में आई। इसका नाम अल्फा रे, इसका नाम बीटा रे, इसका नाम गामा रे। तो अब देखो जैसे मान लो एक ये ख़त्म हो गया ये, तो इसके अंदर से क्या चीज़ निकल गई, इनमें से या तो अल्फा निकल गया या बीटा निकल गया। एक साथ कभी दोनों नहीं निकलेंगे, एक ही निकलेगा। और गामा रे का मतलब क्या होता है, जब गामा रे निकल जाएगी तो उसकी एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। गामा रे जब निकलेगी तो उस एटम का एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम रहता है, उसकी एनर्जी डाउन आ जाएगी, वो गामा रे के अंदर बताएंगे। ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो उसका जो मास नंबर है वो 4 कम हो जाएगा और चार्ज नंबर कितना कम हो जाएगा, 2। ठीक है, और जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो उसका जो चार्ज नंबर है वो 1 जुड़ जाएगा और मास नंबर क्या रहेगा, मास नंबर सेम रहेगा। और गामा रे के अंदर जेड भी सेम और ए भी सेम। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया। अब तुम्हारे और समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट मान लो एक ये एटम डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट हो गया मतलब इसमें से ये 3 चीज़ निकल गई, या तो अल्फा निकला होगा या बीटा निकला होगा। अल्फा जब निकला होगा तो उसका एटॉमिक नंबर कितना कम हो गया होगा, 2। मास नंबर कितना कम हो गया होगा, 4। बस भाई रुक जा, बस भाई बस। और जब बीटा पार्टिकल निकलेगा होगा तो क्या होगा उसका मास नंबर जो है वो सेम रहता है, जबकि चार्ज जो है वो 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, और गामा रे के अंदर जितना था उतना ही रहता है। ठीक है, ये गामा रे का खाना था अपना। अब देखो सुनो भाई, जैसे हमें ये मिले हैं एटम्स और हम ये कहते हैं कि अभी समय शुरू नहीं हुआ है, बिल्कुल टाइम 0 है, टाइम है 0, इनकी संख्या है n, इनकी जो नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, n नॉट। नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड कितने हैं, n नॉट। ठीक है भाई, उसके बाद टाइम शुरू हो गया। अब मान के चल, अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा मोबाइल वाला, जब समझ में आएगा कि मान के चलो अब जो टाइम हो गया t और ये डिसइंटीग्रेट होने शुरू हो गए, तो देखो एक जैसे ये ख़त्म हो गया, एक ये ख़त्म हो गया, एक ये ख़त्म हो गया, तो अब इनकी संख्या कोई n नॉट ही बचेगी क्या, नहीं बचेगी इनकी संख्या n नॉट। तो उस समय इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, n। ठीक है, इस बात को समझने के लिए मैं एक अपने मोबाइल का एग्जांपल देता हूँ कि भाई रात को 12 बजे रोज 2 GB डाटा मिलता है। तो उनकी संख्या कितनी है, n नॉट। अभी वो डाटा हमने खर्च नहीं किए हैं, अभी मिले ही हैं, बस जस्ट 12 बज के 1-2 सेकंड हुई है वो मिल गए। लेकिन जैसे ही वो डाटा मिले तो हमारे फ़ोन के अंदर यहाँ पे एक ऊपर स्टेटस बार होती है, वहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा कि आपके डाटा खर्च होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपके डाटा खर्च होते जाएंगे। मान लो अब 12 बजे थे, हमें डाटा मिल गया, उसके अंदर हमने अपनी कोई एक वीडियो देख ली, हमने कार्टून देख लिया, वो देख लिया, और मैं पूछूं अगले यानी कि जो 12 बजे रात को मिले थे तो दिन तो बदल गया था। जैसे आज तारीख है 12 तारीख, ये जो 12 तारीख को जो 12 बजे था रात का, अब फ़िलहाल बजे हैं 2, तो मुझे कितने GB डाटा मिला था, 2 GB। ठीक है, अब मैंने उसके बाद तो कई चीज़ें देख ली, उसमें कई वीडियो देख ली, कई जानकारी ले ली, कई गेम खेल लिए, तो अब बताओ उसमें 2 GB हैं क्या। 2 GB कब था, रात को 12 बजे, यानी कि t बराबर 0। और जैसे ही अब रात के 12 बज गए 2 GB मिल गया। अब मैं पूछूं कि 2 बजे क्या इसमें ही होगा, मैंने इतनी चीज़ कर दी, नहीं। आप कहोगे सर नहीं, अब टाइम है 2 बजे और डाटा बच रहा है सिर्फ 200 MB।
तो इसका मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया डाटा खर्च होता गया। अब ऊपर आ जाओ, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये एटम क्या होते जाएंगे, डिसइंटीग्रेट, ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। और जब ये मरेंगे तो इनमें से क्या निकलेगा, इनमें से या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा या गामा निकलेगी। जब गामा निकलेगी तो उसकी एनर्जी डाउन होगी, उसका रूप रंग आत्मा सब वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो भाई ये ऐसे था। और किसी ने ये ना देखा हो ना अपने फ़ोन का स्टेटस बार, तो मैं एक बार दिखा भी दूँ, क्योंकि सब किस्म की समस्याएं हम सॉल्व करते हैं। ये देखो इस फ़ोन में ऊपर, पता नहीं दिखेगा भी नहीं, ये देखो ऊपर, देखो अब कितना आ गया, 49 KB पर सेकेंड। अब कितनी होगी, 11 KB पर सेकेंड। यानी कि एक एक सेकंड के हिसाब से हमारे डाटा खर्च होते जा रहे हैं। समझ में आई बात? तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जैसे हमारे फ़ोन के अंदर हमारे डाटा खर्च होते हैं, उसी तरह ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर एटम्स ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो मैं मोबाइल फ़ोन को हटा दूँ, इनको भी हटा दूँ, और अपने बोर्ड का प्रश्न सोल्व कर दूँ। इसके जो 4 नियम है वो लिख दूँ। तो पहला नियम जो है वो क्या है, पहला नियम बहुत ही आसान, पहले ये समझ लो, टाइम 0 है तो एटम कितने हैं, n0। टाइम t है तो वो कितने हैं, n। जैसे 2 बजे डाटा कितने थे, 200 MB। रात को 12 बजे कितने थे, 2 GB। ठीक है, अब हम इनके नियम डिस्कस करते हैं। जो मेरा हरियाणा बोर्ड का पर्सन है वो, तो भाई इसका पहला नियम है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते ही दिमाग में एकदम कल्पना करा करो, मोबाइल फ़ोन है उसमें डाटा डले हुए हैं, डाटा डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, अभी देखा आपने वीडियो में भी, अभी वो शुरू हो गया था, KBPS, KB पर सेकेंड 49.3। इसकी स्पीड भी अलग अलग आती है, कई बार ये स्पीड MB में आती है, यानी कि डाटा बहुत हाई स्पीड से खर्च होते हैं। तो देखो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते ही डाटा डिसइंटीग्रेशन इज ए स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होना। जैसे नदियों में से पानी अपने आप उड़ता रहता है, झोड़ में से पानी अपने आप उड़ता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, कंटिन्यूअस लगातार, और इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब तुरंत एकदम। ये ऐसी प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस होती है, ये जो एटम डिसइंटीग्रेट होते हैं, ये ना तो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, ना प्रेशर पे, ना मैग्नेटिक फील्ड पे, MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ना EF पे, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है 24/7 लगातार नष्ट होते रहते हैं। ठीक है, दूसरा नियम देखो भाई, एक नियम में कोई डाउट है तो बताओ। इट्स रेट ऑफ एमिशन रिमेन सेम इवन दो इट्स गेट्स केमिकली कंबाइंड विद अदर एलिमेंट। अगर इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिला दिया जाए तो भी उसका जो रेट ऑफ एमिशन है, वो एमिशन का मतलब अल्फा बीटा गामा, जो निकलने का जो रेट है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो भाई 2 नियम ये पढ़ा दिए। उसके बाद नियम नंबर 3 देख लो। तो तीसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स हमारा, कि जो एटम जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, इनमें से कोई भी इंडिविजुअल एटम ऐसा नहीं होगा जो एक साथ दोनों पार्टिकल को निकाल दे। किस किस को, अल्फा को और बीटा को। ऐसा कोई भी माइकोलाल नहीं होगा। समझ में आ गई? इंडिविजुअल का मतलब माइकोलाल। या तो इसके अंदर से अल्फा निकलेगी, देखो जो मैंने मिटा दिया ना ये वाला, या तो वो तो मिट लिया वो तो, या तो उसमें से अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा। अच्छा, मान लो इसके अंदर से अल्फा निकल गया, अब ये वाला ये डिसइंटीग्रेट हो गया। अब बताओ इसमें से कौन सा निकला होगा?
मेरे दिमाग में क्या है बताओ, अल्फा या बीटा? बीटा, बीटा निकल गया। तो या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा। डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जो मैंने अभी समझाया, देखो, डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन एमिट आइदर एन अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो चुकी है। उसके बाद आती है हमारी नियम नंबर 4 है, लॉ 4 है। जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो जिसके अंदर से निकलेगा, जिस एटम के अंदर से निकलेगा, वो एक नए एटम को जन्म देगा और वो नया एटम बन जाएगा ये वाला। ठीक है, ये हो गया वाई। वाई एटम क्या था? एक्स, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो इसका जो चार्ज नंबर है वो कितना कम हो गया? 2। मास नंबर कितना कम हो गया? 4। ठीक है, लिख दोगे बात। जब बीटा पार्टिकल जाएगा तो उसका चार्ज नंबर 1 जुड़ जाता है, मास नंबर सेम रहता है। जन्म हो गया नया, नई आत्मा का जन्म हो गया। देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक बताता हूँ, एक डेमो भी करवा देता हूँ। जैसे आप देखो 92U 238, जब इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या बन जाएगा 92 का? देखो, इसमें से 2 कम करो, 90। यूरेनियम को क्या बनेगा? थोरियम 234 प्लस 2He4। तो हो गया ना, जोड़ कर देख लो, 90 2 92। तो ये 4 कम हो गया है, देखो, और ये कितना हो गया? 2 कम हो गया। और जब गामा वाला होगा, व्हेन गामा पार्टिकल इज एमिटेड, सेम रहेगा, कोई चीज़ चेंज नहीं रहेगी, ये एक्स ही रहेगा भाई, एक्स ही। ठीक है, एक्स था तो एक्स ही रहेगा, क्योंकि नए एटम का जन्म तो हो नहीं रहा, सिर्फ उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। जब गामा पार्टिकल निकलेगा तो ऐसे समझ जाया करो कि जैसे इसके अंदर से गामा पार्टिकल निकल गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, बस चीज़ वही रहेगी, उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो ये नियम समझ में आ गया, 4 5। उसके बाद स्टार्टिंग करते हैं हम अपने, ये 4 नियम पूछ रखा था, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी के। जो 4-5 नियम मैंने लिखा था ना, यही था, इसमें बच गया। अब यूजिंग दीज लॉ, अब ये सिद्ध करके दिखाओ, n इज इक्वल टू n0 माइनस लैम्डा टी। ये जो पर्सन है ना हमारा, ये 5 नंबर का है, तो 3 नंबर तो भाई मिलेंगे यहाँ से और 2 नंबर मिलेंगे लॉज से। ये हमने संभाल कर रखना ये डायग्राम। जब टाइम 0 था तो डाटा कितना था? 2 GB, समझ में, 2 GB, 2 GB। छुट्टी होने वाली है स्कूल की। ये है भाई, इसका प्रूफ देख लो, ये हमने सिद्ध करके दिखाना है, n इज इक्वल टू n0 माइनस लैम्डा टी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो कि जो रेट ऑफ डिके लॉ है वो क्या कहता है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द गिवन सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of atoms present in the sample given at that instant। कि उस क्षण जो जितने डाटा बचे हुए होंगे, जितने डाटा होंगे उसमें, उनकी संख्या को देखते हुए वो नष्ट होना शुरू होंगे। ठीक है, यानी कि सीधी बात यह है कि dN/dt का मतलब डीके रेट, नष्ट होने का रेट। इसी को हम एक्टिविटी बोल देते हैं, कई किताबों में इसको एक्टिविटी भी लिखते हैं और इसको R से भी लिख सकते हैं। ये तीनों एक ही बात है, dN/dt। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितने जो बचे हुए होंगे। ठीक है, और डीके हो रहे हैं तो माइनस। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल चलाते हैं, ये दोनों इसको इधर कर लेते हूँ, dN/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n। ये एक तो अपना फैशन है, ये तो साइंस का, कि जब भी ये निशान हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। और इसको थोड़ा और अलग हिसाब से करते हैं, n के नीचे n लिख के आते हैं, dN/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। और साइंस के अंदर हम काम करते हैं छोटे के लिए, फिर उसका इंटीग्रेशन करके पूरा की ठेकेदारी कर देंगे। तो इसका अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। अब देखो, बताओ भाई, जब टाइम 0 था तो उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या कितनी, देखो ये लाल पेन से, उनकी संख्या कितनी थी? n0। जब टाइम हो गया t,
तो उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या होगी n। और डियर स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स का ये इंटीग्रेशन का नियम है, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln, यानी कि नेचुरल लॉग, इसने ऐसे लिखवा लो log e n, ठीक है। और लिमिट रखेंगे इसकी n नोट से n बराबर माइनस लैम्डा डिट्टी का कितना होता है t, और इसकी लिमिट पुट करोगे 0 से t। अब इंटीग्रेशन का नियम क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होगी log e n माइनस log e n नोट बराबर माइनस लैम्डा, जब t की जगह एक बार तो t धर दो, एक बार 0 धर दो। तो देखो log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m बटे log n बराबर माइनस लैम्डा t बराबर माइनस लैम्डा t। और ये लॉगरिथम जो है, यहाँ पे मेरा n नोट है, लॉगरिथम हटेगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। ये भी मैथ का नियम है, n बाई एन नोट इज इक्वल टू माइनस ई लैम्डा टी, और n इज इक्वल टू एन नोट, n इज इक्वल टू एन नोट सॉरी भाई, छींक आ गई थी। n इज इक्वल टू एन नोट ई की माइनस लैम्डा टी। ये हमने सिद्ध करके दिखाना था, ये सिद्ध हो गया। कोई डाउट है तो बताओ। बस तो वही 4-5 नियम, और ये कितना नंबर मिलेगा, 5।